मेम्ब्रेन, क्या कहलाएगी मेम्ब्रेन? सार्कोलेमा इज नॉट डिस्टिंक्ट। सार्कोलेमा इज नॉट डिस्टिंक्ट मतलब क्या? वो एकदम क्लियरली दिखती नहीं है। जैसे अभी व्हाइट बोर्ड पे मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल है, डिस्टिंक्टली विजिबल है। बट ये सार्कोलेमा इनका विजिबल नहीं है। इस वजह से क्या होता है, टिश्यू appears ब्रांच्ड। टिश्यू कैसे दिखता है? ब्रांचिंग। जैसे अभी ये सिंगल है तो ये इसका ब्रांच ऐसे निकल आया मानो, या इधर ये ऐसा ब्रांच निकल आया है तो टिश्यू ऐसा ब्रांच दिखता है आपको। सेकेंडली, यूनिन्यूक्लिएट सेल्स अपीयर मल्टीन्यूक्लिएट। डायग्राम देखने से एक चीज और क्लियर होने वाली है। आई विल बी शोइंग द डायग्राम आल्सो, but these are some of the points that are related with the structure of cardiac tissue. Okay, तो अगर हम कार्डियक टिश्यू देखते हैं तो कैसे दिखता है, लेट अस सी इट। देखो ये है कार्डियक मसल्स हमारे, स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, राइट? तो क्या दिख रहा है? स्ट्राइएशंस तो दिख रहे हैं। फिर जो जंक्शन है दो सेल्स के बीच में, वो जंक्शन भी दिख रहा है और न्यूक्लियस दिख रहा है और ब्रांचिंग दिख रहा है। ये जो जंक्शन दिख रहे हैं आपको, इन जंक्शंस को, दो सेल के कनेक्शंस को junctions have, or they are called as intercalated disc। उनके लिए नाम क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क उनका नाम है। ठीक है, सो लेट अस सी ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन। यहाँ से आप रीड भी कर सकते हो। मसल्स शो कैरेक्टर्स ऑफ बोथ स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड। ये बात तो आप समझ में आ गई आपको, क्योंकि ये स्ट्राइटेड है लेकिन स्मूथ जैसा इनवॉलंटरी है। सेकेंड, सार्कोलेमा इज नॉट डिस्टिंक्ट, तो मैंने बता दिया आपको। फिर इस टिश्यू में यूनिन्यूक्लिएट फाइबर कैसे दिखते हैं आपको? मल्टी न्यूक्लिएट दिखते हैं। और टिश्यू कैसे दिखता है? ब्रांच। जैसे अभी ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि टिश्यू कैसे दिख रहा है आपको, मानो उसमें ब्रांचिंग हुआ है। एक्चुअली ब्रांचिंग नहीं हुआ है, दो टिश्यू एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, उसको हम कहते हैं एडेशन। और जहां पे एडेशन है वहां पे उसका नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इन जंक्शंस का फायदा क्या है? तो इन जंक्शन की वजह से टिश्यू का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। देखो कोई भी मसल है तो मसल में क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी। तो कार्डियक मसल में भी कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी है। हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। जैसे हमने वर्किंग स्टडी किया होगा हार्ट का कभी ना कभी, तो मालूम है वो पंपिंग एक्शन करते हैं, मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो ये सब किसकी वजह से? इन मसल्स की वजह से, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। अब नेचर में बहुत सारे एनिमल्स के पास हार्ट है, पर ये हार्ट दो तरह के हो सकते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही टाइप का हार्ट होगा, बट ओवरऑल नेचर में देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट्स। कुछ एनिमल्स के हार्ट होते हैं जो मसल्स पे ही काम करते, सिर्फ उनके मसल्स ऑटोमेटिकली काम करते हैं, मतलब उनका हार्ट का पंपिंग एक्शन मसल के वजह से होता है। ऐसे हार्ट्स को हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक, मस्क्यूलर, आपका और मेरा हार्ट, बाकी मैमल्स का हार्ट, बाकी मैमल्स का हार्ट ऐसा रहता है मायोजेनिक। अब इसका मतलब क्या है? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स is
initiated by the muscles themselves. यानी हमारे हार्ट के पंपिंग पे, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पे कोई और ऑर्गन कंट्रोल नहीं करता है। मानो हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स पे ब्रेन कंट्रोल करता है, बट हार्ट पे ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है। हार्ट का पंपिंग एक्शन हार्ट के मसल्स के वजह से ही होता है, राइट। तो जब हार्ट के मसल्स ही उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम करेंगे तो उसको कहेंगे मायोजेनिक। और जो लोअर एनिमल्स है, जैसे सुमित सर ने उस दिन किंगडम एनिमल स्टार्ट किया था, तो लोअर फाइलम जो है, जैसे कॉकरोच वगैरह है, आर्थ्रोपोडा वगैरह है, इनका हार्ट जो होता है वो क्या होता है, न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स इज इनिशिएटेड बाय नर्वस टिश्यू। मतलब वहां पे हार्ट के वर्किंग पे कंट्रोल किसका है, न्यूरॉन्स का, ब्रेन का कंट्रोल है। ब्रेन के वजह से हार्ट का फंक्शनिंग होगा, तो तब उसको क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक वर्ड में क्या आता है, नर्व्स आते हैं। नर्व्स माने न्यूरॉन्स, यानी नर्व सेल्स हमारे। तो जब न्यूरॉन्स के वजह से हार्ट का पंपिंग एक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूरोजेनिक। तो न्यूरोजेनिक किसमें नजर आएगा, लोअर एनिमल्स में, और मायोजेनिक किसमें, हायर एनिमल्स में। ये हमारा हार्ट मायोजेनिक है, इसीलिए हमारे हार्ट का ट्रांसप्लांट हो सकता है। इंसान की डेथ हो जाती है, ब्रेंडेड हो जाता है, ब्रेंडेड माने डेथ मानी जाती है, तब उसका हार्ट निकाल कर किसी और को भी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उतने समय तक 2-3 घंटे जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ट्रांसप्लांट करना है, उतने टाइम तक हार्ट का बीटिंग एक्शन अपने आप चलता है। मायोजेनिक हार्ट है हमारा। ओके, आई होप द पॉइंट इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन। किसी को रिपीट करना हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल रिपीट इट अगेन। अनम्यूट करना, बोलना। अंडरस्टूड सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, जिनको नहीं समझा है वो लोग जवाब दे। किसी को नहीं समझा हो फॉर एनी रीजन, नेटवर्क इशू या जो भी है, समझा लेट मी सर, नो। समझा, यस, अंडरस्टूड। हाँ दीक्षित बोल। सर ऐसे समझा बोल रहा हूँ, ऐसे समझा ऐसा। अच्छा ठीक है, ओके। चलो, तो मैं अभी नहीं पूछना वापस, समझा कि नहीं, ऐसा एज्यूम करूं सबको समझ में आ गया है। ये आप पढ़ोगे हार्ट का फंक्शनिंग अगले साल, सर्कुलेशन टॉपिक आएगा आपको, वहां पे हार्ट का पूरा वर्किंग आएगा आपको, ठीक है। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। हाँ, सानी का काय एक्सप्लेन करू सांग, मायोजेनिक आणि न्यूरोजेनिक का। हाँ सर। हाँ, मायोजेनिकचा अर्थ असा की हार्टचे मसल्स हार्टच्या कॉन्ट्रॅक्शनसाठी जबाबदार आहेत, त्यांच्यावरती ब्रेनचा कंट्रोल नाहीये। म्हणजे ब्रेन नाही सांगणार हार्टला की पंपिंग करा, हार्टचे मसल आपोआप हे काम करतात। म्हणजे मसल स्वतःहून काम करते, त्याला काय म्हणायचं, मायोजेनिक। आणि मसल्स वरती कंट्रोल, हार्टच्या पंपिंग ऍक्शन वरती कंट्रोल ब्रेनचा असेल, नर्वचा असेल, तर त्याला काय म्हणायचं, न्यूरोजेनिक। मग हायर एनिमल्स मधलं हार्ट मायोजेनिक असतं आणि लोअर एनिमल्सचं हार्ट न्यूरोजेनिक असतं, ठीक है। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। ओके ओके ओके, चलो ग्रेट। So this was all about the three muscular tissues that we had to study. एक हमने स्केलेटल मसल स्टडी किया, दूसरा स्मूथ मसल स्टडी किया, और तीसरा कार्डियक स्टडी किया। ओके, अब हमें जाना है लास्ट टिश्यू की तरफ। लास्ट टिश्यू है नर्वस टिश्यू। लास्ट वाला टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू। So next is nervous tissue.
नर्वस टिश्यू क्यों है हमारे पास? तो नर्वस टिश्यू हमारे पास है हमारे सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए। जैसे अभी मैं लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, आप सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, शायद आप भी लिख रहे हो, तो ये सारी एक्शन हमारी कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है, तो इसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसे एनिमल्स इवॉल्व होते गए, उनके अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप होते गया और उनके अंदर एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन डेवलप होते गया। मैमल्स में वी आर द हाईएस्ट इवॉल्व, यानी हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, हमारे नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा डेवलप हो गई है, हम उसको यूज करके बहुत सारे काम ऐसे कर लेते हैं जो बाकी दूसरे एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू, और नर्वस सिस्टम विल बी मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब इस नर्वस टिश्यू का सबसे बड़ा एबिलिटी क्या है? तो इसका सबसे बड़ा एबिलिटी है एक्साइटेबिलिटी। सबसे बड़ा एबिलिटी क्या है? एक्साइटेबिलिटी। और इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जनरेट्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स। क्या जनरेट कर सकता है ये? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर सकता है। इम्पल्स माने क्या, वो भी देखते हैं। मतलब समझो ना, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, एकदम लो वोल्टेज का रहेगा, बट वो फ्लो होता है और हमारे मैसेजेस आगे जाते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के पास, राइट। तो ये प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? एक्साइटेबिलिटी। और उसके साथ और एक प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं हम कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वर्ड आया है कंडक्शन से, इससे आया है कंडक्शन से। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर आपको पता है। बस में होता है ना कंडक्टर, जो छुट्टे नहीं है बोल के उतार देता है, वो बैड कंडक्टर। और जो छुट्टे नहीं होने के बावजूद बैठने देता है, वो गुड कंडक्टर। बराबर है कि नहीं? ऐसा ही कुछ है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूरॉन्स में से मैसेजेस आगे जाते हैं, मतलब मैसेजेस का कंडक्शन होता है। तो न्यूरॉन्स के अंदर ये दो एबिलिटी है, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, anyone wants Yes, sir. to repeat something? No, sir. ऐसा मैं मुझे ना आदत हो गई है, हर 2-3 मिनट के बाद मैं पूछते रहता हूँ रिपीट करूँ क्या, रिपीट करूँ क्या। तो समझ जाना क्यों ऐसा हो गया आदत। तो रिपीट नहीं करूँ ना? No, sir. चल ओके। अब नर्वस टिश्यू दो तरह के सेल से बना है। एक जिसको कहते हैं नर्व सेल्स, या हम उनको न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। दूसरे क्या होते हैं? न्यूरोग्लियल। अभी जो मैंने एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी ऐसे वर्ड्स यूज किए, वो इनके लिए थे, ये इनका काम है। इनका काम थोड़ा सा अलग है। तो इनका काम क्या है? एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, जबकि इनका काम है सपोर्ट करना। ये कैसे है? सपोर्टिंग है। सेकेंडली, cannot divide or regenerate, cannot divide or regenerate, can divide। तो न्यूरॉन्स जो आपको बर्थ के टाइम मिलते हैं, जितने न्यूरॉन्स, उतने ही आपके पास हमेशा के लिए रहते हैं, समझे। इनफैक्ट एज हो जाती है, जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, हमारे न्यूरॉन्स धीरे धीरे डीजनरेट होते हैं, कम होते जाते हैं। और उसी का नतीजा है कि ओल्ड एज में हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गन्स पे कंट्रोल हमारा कम होता है, हमारी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे कम होते जा रहे हैं। ओके,
क्योंकि न्यूरॉन्स नए न्यूरॉन्स नहीं बनते और रीजनरेट भी नहीं होते, डीजनरेट होते हैं लेकिन रीजनरेट नहीं होते। जबकि न्यूरोग्लियल सेल्स क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। ओके, सो ये दो टाइप के सेल्स से बनते हैं नर्वस टिश्यू, नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। कोई अगर लिख रहे हैं तो हैंड रेज कर दो, तब तक मैं रुकता हूं। ओके जहान, थैंक यू। सुमित क्या रिपीट करूं बेटा? सुमित, सर वो स्टार्टिंग का पार्ट आपने जो एक्सप्लेन किया था ना, हाँ, हेलो, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी की जब बात कर लेक्चर रहे हो आप? स्टार्ट हो, नहीं सर, फिर कार्डियक की वो बात जब कर रहे हो? आपने कार्डियक, लेक्चर, हाँ, कार्डियक की बात कर रहे हो क्या? ओके, यस सर, तो सुमित एक काम करते ना, लेक्चर के एंड में बताता, नेटवर्क चलेगा? प्रॉब्लम था। हाँ, तो हाँ लेक्चर ओके के सर, एंड में, हाँ ओके, लेक्चर के एंड में याद दिलाना। ओके सर, ओके, न्यूरोग्लियल सेल्स वही डिवाइड होते हैं, मतलब रीजनरेट होना। देखो ना, डिवाइड हुए मतलब नए बने ना, नए बनने को ही रीजनरेट कहते हैं। ये कैन नॉट डिवाइड और रीजनरेट ऐसा वर्ड था। चलो इधर मैं, अगर आपको ये अलग लग रहा होगा इसलिए आपने पूछा, मीनिंग उसका एक ही है। ओके, so everyone done, very good। अब हम एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और न्यूरॉन के जो अलग अलग टाइप्स है उनकी बात करेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो डायग्राम नंबर 10.19 जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन है। तो उसी को मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। तो न्यूरॉन का जो मेन पार्ट है, सेल उसका, जहाँ पे उसका न्यूक्लियस सिचुएटेड है, उसको हम कहेंगे साइटोन। ये हो गया न्यूरॉन का क्या, साइटोन। ओके, अब इस साइटोन से, ये साइटोन के अंदर ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर और एक पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियोलस। ये आपने पढ़ा है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। फिर इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो यहाँ भी साइटोप्लाज्म होगा। उस साइटोप्लाज्म को हम कहेंगे न्यूरोप्लाज्म। क्या नाम होगा इसके साइटोप्लाज्म का, न्यूरोप्लाज्म। फिर इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होंगे, उन ग्रैन्यूल्स को कहते हैं मिसल्स ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स है दाने, ऐसे दानेदार कुछ रहेगा साइटोप्लाज्म इसका। दिख रहा है ना क्लियरली आपको सबको?
यस Yes, वो sir. थर्ड वर्ड क्या लिखा है आपने? यस बेटा बोलो। वो थर्ड वर्ड क्या लिखा है? एम से क्या लिखा है वो? ये वाला मीसल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। फिर अंदर और क्या क्या रहेगा सेल के अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, गोल्गी बॉडीज रहेंगी, ये सारे पार्ट सेल के अंदर होते हैं, वो यहाँ भी रहेंगे। अब इस सेल से एक ऐसा प्रोजेक्शन निकलेगा, ऐसा लंबा सा फाइबर स्ट्रक्चर निकलेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम होगा एक्सॉन। और ये जो स्ट्रक्चर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, Dendrils. यस दे आर कॉल्ड डेंड्रन। और हर डेंड्रन के एंड में ऐसे और फाइबर स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, इनको कहेंगे डेंड्राइट्स। क्या कहेंगे इनको? डेंड्राइट्स। तो देखो कैसा सेल है ये सेल है, लेकिन इस सेल से क्या निकले हैं? चारों तरफ प्रोजेक्शंस निकले हैं। जैसे मानो ये मेरा पाम है, और ये पाम से ये प्रोजेक्शंस निकले सारे चारों तरफ, बराबर। ऐसे अपने बोन के सेल में भी देखा था, याद होगा आपको, वहां पे हमने उनको कैनालिक्यूली नाम दिया था। इधर ये एक लंबा सा फाइबर ये नीचे आ रहा है, और ऊपर ये छोटे छोटे फाइबर्स चारों तरफ जा रहे हैं, तो ये चारों तरफ के फाइबर्स को क्या कहेंगे? डेंड्रॉन। और ये लंबा सा फाइबर जो नीचे जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन का जो एंड है, वो एंड के अंदर भी वापस ऐसा ब्रांचिंग होगा, और उस ब्रांचिंग को हम नाम देंगे टेलोडेंड्रॉन। क्या कहेंगे उस ब्रांचिंग को? टेलोडेंड्रॉन। अब और दो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर ऐसा एक कवर होता है, न्यूरॉन्स को ऐसा एक कवर होता है, इस कवर को कहते हैं माइलिन शीट। कवर को क्या कहते हैं? माइलिन शीट। शीट का मतलब होता है कवर करने वाला, शीट मीन्स टू कवर। तो माइलिन नाम के इससे बनाई ये शीट, ठीक है। बट जैसे आपको दिख रहा है कुछ जगह पे माइलिन नहीं है, जैसे यहाँ पे माइलिन नहीं है, तो ये जो पार्ट है जहाँ पे माइलिन नहीं है, इस पार्ट को हम और एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। क्या नाम देते इसको? नोड ऑफ रेनवेयर। तो ये माइलिन शीट हो गया, ये नोड ऑफ रेनवेयर हो गया, और ये पूरा जो पार्ट है, ये माइलिन शीट के साथ न्यूरॉन का ये पार्ट है, इसको कहते हैं श्वान सेल। क्या नाम है इसका? श्वान सेल। ओके, तो इतने सारे लेबल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सेम आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे मैं भी डायग्राम का स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। So this is the structure of a neuron. सर स्क्रीन में दिख रही है. So your screen is Sir, paused. screen is paused.
Okay, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. सर मैं थोड़ा बाहर निकल गया था लेक्चर से, but I am back. So हो गया सबका ये ड्रॉ करके? Yes, sir. Yes, sir. बाकी हो तो हैंड रेस करके रखना. नो वन. चलो ठीक है, तो अब हम देखेंगे न्यूरॉन्स की अलग अलग टाइप्स और उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं हम. ठीक है, तो सब लोग रेडी हो ना? Yes, sir. ये जरा जोरदार आवाज आनी चाहिए यस सर की. घर में अगर कोई सोया है तो बेड से नीचे गिर जाना चाहिए आपकी आवाज से. यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैसेज मत करो, बोलो. सीएनएस क्या है? ओके, यस, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हमारे बॉडी में 3 तरह की नर्वस सिस्टम होती है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये बनती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से. ठीक है, फिर दूसरी होती है एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से हमारा हार्ट चलता है ऑटोमेटिक ऑन इट्स ओन. उस पे किसी का कंट्रोल नहीं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कंट्रोल नहीं है. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. और तीसरा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसे 3 अलग अलग पार्ट्स हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं. पेरिफेरल मतलब क्या है? ये जो अपना स्किन वगैरह है, बॉडी के ऑर्गन्स सब पेरिफेरी में, तो उसको वहां तक जो नर्व्स जाएंगी उसको क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, चलो, तो ये थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया था, बट कोई बात नहीं, जरूरी था. आपने पूछा और मैंने जवाब दिया. अब हम देखेंगे न्यूरॉन्स के टाइप्स. तो पहला क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन. पहला क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन. तो फंक्शन के हिसाब से एफेरेंट और सेंसरी न्यूरॉन. दूसरा इफेरेंट और मोटर न्यूरॉन. एंड तीसरा Association neuron. यस, बोलो, एसोसिएशन न्यूरॉन. ओके, इंटरन्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन. तो काम के हिसाब से ये, तो पहले मैं बताता हूँ आपको ये क्या कैसे काम करते हैं. एफेरेंट माने क्या? इसका एग्जांपल मैं देता हूँ. सपोज ये मेरे पास अभी मार्कर नहीं है, एक पिन है, पिन पॉइंटेड पिन है, और इससे मैं इस फिंगर को प्रिक करता हूँ. फिंगर से इस पिन से इस फिंगर को क्या कर रहा हूँ? प्रिक कर रहा हूँ. सुई टोच तो ठीक है. तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है वो उस प्रिक वाले सेंसेशन को रिसीव करेंगे. उसको हम इम्पल्स या स्टिमुलस कहते हैं. क्या कहते हैं? इम्पल्स या स्टिमुलस. और वो मैसेज को लेके जाएंगे मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक. कहां तक? स्पाइनल कॉर्ड तक. तो ये जो मैसेज लेके जाने वाला न्यूरॉन है ये वाला है, सेंसरी या एफेरेंट न्यूरॉन. क्या करता है? ये सेंसेशन को रिसीव करता है और स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक लेके जाता है. डन, पहला पार्ट. अब जब ये वहां पहुंचेगा तो क्यों मैसेज गया वहां पे? ताकि वहां पे जाके अब उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा, सोच विचार होगा कि अभी क्या करना चाहिए. पिन ने प्रिक किया है तो क्या करना चाहिए. तो वहां पे प्रोसेसिंग होगा और फिर वहां से मैसेज आएगा कि वह हाथ को दूर कर, क्योंकि हाथ में
तकलीफ होगी, नुकसान होगा, तो वो मैसेज लेके आएगा दूसरा न्यूरॉन, वहां से यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ तक मैसेज लेके आएगा दूसरा न्यूरॉन, उसका नाम होगा एफेरेंट या मोटर न्यूरॉन, बराबर। और जहां एफेरेंट पहुंचता है और जहां एफेरेंट चालू होता है, उन दोनों के बीच में उनको जोड़ने वाला न्यूरॉन क्या कहलाएगा? एसोसिएशन या इंटर न्यूरॉन। तो मैसेज लेके आया कौन? एफेरेंट, उसका मैसेज गया इंटर न्यूरॉन के पास, और इंटर न्यूरॉन का रिस्पॉन्स, हाथ को दूर करना क्या हो गया? रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स लेके जाएगा कौन? एफेरेंट या मोटर न्यूरॉन। समझे? तो ये फंक्शन के हिसाब से तीन टाइप के न्यूरॉन, एक स्टिमुलस को रिसीव करता है, ये पिन से पिक करना इज अ स्टिमुलस, उसको रिसीव करता है एफेरेंट न्यूरॉन, फिर वो रिसीव करके कंडक्ट करेगा उस स्टिमुलस को, कहां तक? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। अगर तुरंत एक्शन लेना है तो स्पाइनल कॉर्ड, बट अगर सोच विचार करके एक्शन लेना है तो ब्रेन। समझ जाना इस बात को। फास्ट एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी सारी एक्शंस ब्रेन से होती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, मैं भले कितने फास्ट बोलूं, लेकिन ये मेरा बोलना कहां से आ रहा है? ब्रेन से आ रहा है, ठीक है। लेकिन पिक किया और हाथ दूर गया, तो ये क्या था? रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें मुझे सोचना भी नहीं कुछ भी। ओके, तो एफेरेंट या सेंसरी न्यूरॉन, एफेरेंट और मोटर न्यूरॉन, एंड तीसरा इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन। So these are the three different types of neurons according to function. तो अब स्क्रीन पे आपके ये तीनों न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आएगी, रीड कर लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, नहीं समझ में आएगा वो पार्ट पूछ लेना। रीड दिस थ्री। अब इसमें से डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में सेपरेट डायग्राम दिखा के बताऊंगा आपको, तो उसके बारे में भी चिंता मत करना। राइट जान, सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यस डिंपल, कुछ पूछना है? डिंपल का विचारायचं है? नो सर. ओके, कल्पक आज नाव लिहिताना गडबड केलीस, डी नंतर स्पेस ठेवून 22 आणि त्याच्यानंतर स्पेस सोडून स्पेस न सोडता कल्पक। चलो, जो रीड किया वो सब समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझा तो यू कैन आस्क मी इमीडिएटली। ठीक है, आज क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा बीच में ही, तो जो भी रीड कर रहे हो उसको याद भी रखना है आपको। क्वेश्चन पूछूंगा तब मैं बोलूंगा हैंड रेज करके, जिसने भी हैंड रेज सबसे पहले किया होगा उसको जवाब देने का चांस मिलेगा। तो पता चल जाएगा आप कितने इन्वॉल्व हो। हाँ, उतना ही है जहान, वो नेक्स्ट मुझे बताना बाकी है अभी। दैट इज अनदर टाइप, अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग न्यूरॉन्स, वो अभी बताऊंगा मैं। चलो, सबका कोई रीड कर रहा है? अभी भी रीड कर रहा हो तो हैंड रेज करो, इन केस इफ यू आर रीडिंग। ओके, सबका हो गया है, चलो वेरी गुड। तो ये था अबाउट द
क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन का तरीका है, इट इज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। देखो आपने प्रीवियस डायग्राम में माइलिन शीट ड्रॉ किया था। यस, तो उसमें वापस दो टाइप है, माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड, और दूसरा नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड। चलो मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूं, आमने सामने लिखते इसको, दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। माइलिनेटेड और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड। इसको और एक नाम क्या है, मेड्यूलरी या मेड्यूलेटेड, मेड्यूलेटेड, और इसका नाम है नॉन मेड्यूलेटेड। तो ऐसे वर्ड्स क्यों है? ऐसे वर्ड इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीट इज प्रेजेंट, मायलिन काय बेटा? नॉन मायलिनेटेड मध्ये मायलिन शीट इज ऍबसेंट ना? हो बरोबर. इकडे ऍबसेंट लिहिलं. ठीक आहे. आता याच्याने फरक काय पडतो? तर याच्याने फरक असा पडतो, कंडक्शन इज फास्टर, या मैं लिखूंगा कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज फास्टर. यहां पे कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज स्लोअर. सर बोलो. यस. रिपीट करो ना प्लीज. हाँ ध्रुवी, क्या रिपीट करूँ? ये जो सामने लिखा है यही रिपीट करना है. हाँ सर. माइलिन शीट के हिसाब से माइलिन शीट है या नहीं है, उस हिसाब से दो टाइप के न्यूरॉन्स, एक जिनमें माइलिन शीट होगा उनको क्या कहेंगे, माइलिनेटेड या मेडुलेटेड. वर्ड दिख रहा है ना आपको? ये वर्ड दिख रहा है यस ना? सर. यस सर. हाँ, दूसरा तरीका, दूसरा टाइप क्या होगा, नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड. इनमें माइलिन शीट प्रेजेंट है, इनमें माइलिन शीट नहीं है. फिर इनमें कंडक्शन स्पीड में होगा, जंप करते जाएगा, कंडक्शन रैपिडली होगा, मतलब मैसेज क्विकली जाएगा इनमें, जबकि इनमें मैसेज स्लो जाएगा, इंपल्स विल ट्रैवल स्लोली. ठीक है, हो गया लिखकर. अब और भी एक पॉइंट है वो लिखता हूं मैं, इसको मिटाता हूं. यहां पे appears white in color and this appears gray in color. Appears white in color, appears gray in color.
प्रेजेंट इन CNS, माइलिनेटेड कहाँ प्रेजेंट है? CNS में, जबकि these are present in ANS, autonomous nervous system. Sorry. कोई लिख रहा है? हैंड रेज कर दो अगर लिख रहे हो तो। नो वन है? ओके, लिख लो। डन सर। ओके, वेरी गुड। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो रैपिड कंडक्शन होता है उसके लिए एक वर्ड वहां पे बुक में आप पढ़ोगे, साल्टेटरी कंडक्शन। तो साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब होता है रैपिड कंडक्शन। क्या मीनिंग है इसका? रैपिड कंडक्शन। ठीक है। अब तीसरा तरीका देखते हैं क्लासिफिकेशन का। न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करने का और एक तरीका है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ processes, according to the presence of number of processes। तो इसमें भी वापस तीन टाइप है, एक यूनिपोलर, दूसरा बाइपोलर और तीसरा मल्टीपोलर। तो तीन टाइप के न्यूरॉन्स हो सकते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देखना। सबसे पहला डायग्राम जो है वो मल्टीपोलर का डायग्राम है। सबसे पहले क्या है? मल्टीपोलर। दिख रहे हैं आपको? मल्टीपोलर में क्या होता है, एक सेल बॉडी होगी, ये सेल बॉडी है, इससे बहुत सारे क्या निकल रहे हैं? प्रोजेक्शंस ऐसे निकल रहे हैं चारों दिशाओं में, उसमें से प्रोजेक्शन निकल रहे हैं। जैसे ये मेरे हाथ से 5 प्रोजेक्शंस निकले हैं, मेरा पाम ये सेल का बॉडी है, समझो न्यूरॉन का सेल है ये, और इस सेल का बॉडी, और उसमें से क्या निकले हैं? 5 प्रोजेक्शन, और इधर एक लंबा सा प्रोजेक्शन। तो इसको हम कहेंगे मल्टीपोलर। क्या कहेंगे? मल्टीपोलर। अब दूसरा जो है वो क्या है? बाइपोलर। उसमें क्या होगा? सेल बॉडी होगा और इसमें से दोनों तरफ प्रोजेक्शंस निकलेंगे। दोनों तरफ क्या निकलेंगे? ऐसे प्रोजेक्शंस। तो दो तरफ प्रोजेक्शंस निकलते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? बाइपोलर कहेंगे, राइट। और तीसरा डायग्राम क्या है? यूनिपोलर। इसमें क्या है? ये सपोज सेल बॉडी है, इसमें से एक ही प्रोजेक्शन ऐसा निकला है और फिर इसकी ब्रांचिंग ऐसी हुई है, तो इसको कहेंगे हम यूनिपोलर। ओके। So these are the three different types of neurons depending on the number of processes। अगर प्रोसेसेस में एक ही प्रोसेस है, ये सिंगल प्रोसेस है, इधर ये एक और ये दूसरा है, और इधर ये अनेक है, तो अकॉर्डिंगली यूनि, बाय या मल्टीपोलर। तो जस्ट रीड कर लो अभी जो सामने दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। यूनि, बाय एंड मल्टी क्या क्या दिया है, रीड कर लो। कुछ नहीं समझे तो यू कैन आस्क मी।
और इनके एग्जांपल्स भी दिए हैं, एग्जांपल्स आपको लिखने हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। गैंग्लियन बताता हूँ मैं आपको क्या है। हाँ, मोनोपोलर बोल सकते हैं, यूनिपोलर एंड मोनोपोलर मीनिंग दोनों का सेम है ना। डन सर। ओके बेटा। अब गैंग्लियन क्या होता है, कहाँ पे होता है, डोर्सल रूट क्या है, वेंट्रल रूट क्या है, ये भी मैं दिखाता हूँ। देखो ये डायग्राम है आपके सामने, हमारे स्पाइनल नर्व की डायग्राम है। सेंटर में वो स्पाइनल कॉर्ड है और उसमें से जो ब्रांचेस निकल रही है, एक को वेंट्रल रूट बोला है, एक को डॉर्सल रूट बोला है। वेंट्रल यानी सामने और डॉर्सल यानी पीछे, ठीक है। और वहां पे एक जगह गैंग्लियन वर्ड आपको दिख रहा है। तो गैंग्लियन मतलब क्या, जहां पे बहुत सारे सेल्स के साइटोन एक ग्रुप बना देंगे, उसको कहते हैं गैंग्लियन। ओके। ओके अदिति, तो डायग्राम देख लो। सबने देख लिया? शुड वी स्टॉप शेयरिंग? यस सर। ओके। सर इसके डायग्राम है क्या सर? हाँ बेटा, काय ये यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर के डायग्राम है? आहेत ना, दाखवले ना थोड्या पूर्वी, दाखवू परत? वो दाखवा ना सर.
देखो 10.19 दिला है, इट शुड बी 10.20. ओके सर, स्क्रीनशॉट घेतलं मी. ठीक है, तो अब कुछ सवाल जवाब करते हैं, मतलब सवाल मैं करूंगा, जवाब आप दोगे. ओके, एक्सॉन हिलॉक क्या है आपने पूछा है. तो हिल आप समझते हो, हिल माउंटेन, छोटे माउंटेन को हिल कहते हैं. तो उससे भी छोटा होता है, उसको हिलॉक कहते हैं. तो साइटोन से, सपोज ये साइटोन है और साइटोन से ऐसा यहाँ से एक्सॉन अराइज होगा, तो इस स्ट्रक्चर को कहेंगे एक्सॉन हिलॉक. और वहां से क्या अराइज होगा, ऐसा एक्सॉन अराइज होगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक. और क्या पूछा आपने मुझे एक्सॉन हिलॉक के अलावा. हाँ, साइटोन गैंग्लियन तो मैंने बता दिया. साइटोन ये जो न्यूरॉन का सेल होता है जहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सब कुछ रहेगा, ये साइटोन. इसको ना कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं सीपीयू है. ये क्या है, सीपीयू. सीपीयू सब लोग समझते हो, आप लोग कंप्यूटर नॉलेज रखते हो. आप जो भी टाइप करोगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो और उसके अंदर जो डेटा फीड होगा, तो डेटा सीपीयू में जाके उसका प्रोसेसिंग होगा और फिर आउटपुट आएगा. इनपुट करते हो, फिर सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट आता है. तो हमारा साइटोन ये हमारे सीपीयू की तरह काम करता है. वहां पे डिसीजन होता है क्या करने का है और फिर वैसा मैसेज आगे आता है. तो वहां तक जानकारी लेके जाता है सेंसरी न्यूरॉन, और वहां से जानकारी लेके आता है, रिस्पॉन्स लेके आता है एफेरेंट या मोटर न्यूरॉन. ठीक है, चलो तो अब बुक बंद करना, नोटबुक भी बंद करना, मैं भी स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं. अब आप क्या करोगे, फटाक से हैंड रेज करोगे. जैसे सवाल आता है, जिसका सबसे पहले हैंड रेज होगा वो जवाब देगा. ठीक है, तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से है, कितने टाइप के मस्कुलर टिश्यूज हमने पढ़े हैं. ओके श्रेया, वेरी गुड श्रेया, आंसर. अनम्यूट एंड आंसर. 3 types of muscular tissue: skeletal tissue, smooth tissue, and cardiac tissue. वेरी गुड श्रेया. देखो अब इसमें और एक ऑप्शन है प्ले अलोंग का. अगर किसी और ने हैंड रेज कर दिया और आपका चांस नहीं मिला, तो आप टाइप करके भी आंसर दे सकते हो. दैट विल बी आल्सो कंसीडर्ड वैलिड आंसर. ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या डिफरेंस है स्मूथ और स्ट्राइडेड स्केलेटल मसल में. डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड स्केलेटल मसल, कोई भी दो डिफरेंस. ओ माय गॉड, क्वेश्चन थोड़ा कठिन दिख रहा है. डिफरेंस बिटवीन, अच्छा किसी ने हैंड रेज किया है, किसने हैंड रेज किया है ये. ओके मुझे, हाँ ध्रुवी. ओके ध्रुवी बोलो, आंसर देने के लिए हैंड रेज किया ना ध्रुवी. और इधर कोई, हाँ जहान बोलो. ध्रुवी नहीं बोल रही, जहान बोलो. In skeletal muscle, cells are cylindrical and unbranched. Okay. And in smooth muscles, cells are spindle shaped. Okay. ठीक है, गुड. चलो मैं बताता हूँ फटाक से आंसर सबके लिए. यू कैन लोअर योर हैंड जान. सबसे पहले स्केलेटल मसल जो है वो सिलेंड्रिकल मसल्स होते हैं, जबकि स्मूथ मसल स्पिंडल शेप के होते हैं. ये डिफरेंस हमने देखा है. सेकंड, स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड होते हैं और स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइटेड होते हैं. और भी डिफरेंसेस है, स्केलेटल वॉलंटरी है और स्मूथ इनवॉलंटरी है. ओके चलो ठीक है. अब और आगे एक सवाल, अगला सवाल है, न्यूरॉन्स को अगर क्लासिफाई करना हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, तो कितने टाइप के न्यूरॉन्स हो सकते हैं. रेज हैंड एंड आंसर क्विकली. किसने हैंड रेज किया है. ध्रुवी ने किया है. ओके ध्रुवी, चलो पहला नंबर ध्रुवी का. आंसर नाउ.
Dhruvi, once again, repeat. Afferent neuron, हाँ, efferent neuron, and Okay. association neuron. वेरी गुड. बाकी वैष्णवी, श्रेया, अदिति और जहान, आपका भी आंसर यही था क्या? Yes, sir. Yes, ओके, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. Yes, sir. चलो, ग्रेट. अब एक डिफरेंस आप मुझे बताओगे मस्कुलर टिश्यू की प्रॉपर्टी और नर्वस टिश्यू की प्रॉपर्टी में. चलो, ये थोड़ा डेफिनेटली चैलेंजिंग क्वेश्चन है. जिसने इसको अच्छे से समझा होगा दोनों टिश्यू को, वही जवाब दे पाएगा. एनीवन? प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ नर्वस टिश्यू, व्हाट इज द डिफरेंस? आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, क्विकली. My God, very tough question it seems. चलो, इधर भी बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था. वेरी गुड, वेरी गुड. केबीसी वाला प्ले अलोंग चल रहा है, बट ये आंसर किसी का नहीं आया. ओके, तो आंसर याद रखना. अब आपको ये आंसर नहीं आया है और अब मिल रहा है, तो आप हमेशा याद रखोगे, मुझे गारंटी है. मस्कुलर टिश्यू हैज एबिलिटी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी. उनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन. हार्ट का वर्किंग बताया था हमने. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स में. जबकि नर्वस का क्या था? नर्वस का तो अभी अभी वर्ड हमने पढ़ा था. क्या है नर्वस का? इम्पल्स कंडक्ट करता है ना, इम्पल्स जनरेट भी करता है. एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी. याद रहेगा अब ये डिफरेंस आपको? चलो, ओके, थँक यू सो मच. राठोड सर, तुमचा 1 मिनिट घेतला मी, सॉरी सर. ओके स्टूडेंट्स, थँक यू. बाय बाय. Bye, sir. Yes, bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye sir. Bye bye.